हम लोग पहुंचे बेटा अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज में, क्वेश्चन नंबर 6 में। ये क्वेश्चन में बहुत टिपिकल एडजस्टमेंट्स हैं, कैलकुलेशन बहुत हार्ड है, मेथड वही है जो हम लोगों ने पिछले 2 क्वेश्चंस में किया है। अब लास्ट जो एग्जांपल था उसमें अगर बैलेंस शीट बनाना रह गई हो, मैंने नहीं सिखाई हो, तो बैलेंस शीट खुद ही बना लेना, वर्टिकल फॉर्म में बनाना। कोई डाउट हो तो मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप करना। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है शैलेजा लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1/4/16 टू परचेज द बिजनेस ऑफ मैसर्स वर्धमान एंड वत्सल। तो शैलेजा लिमिटेड जो है वो न्यू कंपनी का नाम है और मैसर्स वर्धमान एंड वत्सल पुरानी पार्टनरशिप फर्म है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखते हैं रोज के जैसे, शैलेजा लिमिटेड जो है, शैलेजा लिमिटेड इक्वल टू वी इक्वल टू परचेजर इक्वल टू न्यू कंपनी। शैलेजा लिमिटेड मतलब हम, परचेजर न्यू कंपनी, और मैसर्स वर्धमान एंड वत्सल, मैसर्स वर्धमान एंड वत्सल इक्वल टू ऑपोजिट पर्सन इक्वल टू ओल्ड पार्टनरशिप फर्म इक्वल टू सेलर और वेंडर। मतलब वर्धमान एंड वत्सल ने अपना सारा बिजनेस बेच दिया और हम लोगों ने खरीद लिया, हम शैलेजा लिमिटेड हुए। ठीक है, जब भी मैं बोलूंगा हम मतलब न्यू कंपनी, परचेजर। आगे with an authorized capital of 25,000 equity shares of 10 each. अब 25,000 equity shares of 10 each, ये हम लोगों को बहुत काम जर्नल एंट्री में तो नहीं आएगा, लेकिन ऑथराइज कैपिटल जो है, ऑथराइज कैपिटल यहाँ पे मैं कैलकुलेशन में लिखता हूँ, स्टेप 3 के नीचे लिख के रखता हूं मैं कि 25,000 इक्विटी शेयर्स हैं। यहाँ पे स्टेप 3 के बाद एक स्टेप 4 का भी कैलकुलेशन होता है। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे तो मैं नई नई बातें बताते जाऊंगा। स्टेप 4 का नाम होता है पब्लिक इश्यू, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं रिमेनिंग शेयर्स इश्यूड टू पब्लिक। ये वाली जो स्टेप होगी रिमेनिंग शेयर इश्यू टू पब्लिक, इसमें हम लोगों को ऑथराइज कैपिटल काम आता है कैलकुलेशन में। अब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को मालूम है, मैंने बहुत बार बताया है, 25,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए का एक, 10 रुपीज ईच, तो हमारा ऑथराइज कैपिटल हो जाएगा 25,000 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 2,50,000। ठीक है, अब एक चीज याद रखो बेटा, ऑथोराइज्ड कैपिटल की लाइफ टाइम कोई भी चैप्टर हो, ऑथोराइज्ड कैपिटल की हमेशा नो एंट्री होती है, लाइफ टाइम कोई भी चैप्टर हो। ये रूल करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइफ टाइम एनी चैप्टर ऑथोराइज्ड कैपिटल इक्वल टू नो एंट्री। ऑथराइज्ड कैपिटल की कभी कोई एंट्री नहीं होती है, लेकिन ये कैलकुलेशन में काम आता है। जब हम लोगों को ये रिमेनिंग शेयर्स निकालने हो तो तब ये 25,000 शेयर्स कैलकुलेशन में काम आता है, बाकी इस 25,000 शेयर्स की कोई एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, ये स्टेप 4 में काम आएगा। तो आप पहले से ये तीनों स्टेप्स बना लेना, नेट एसेट्स, परचेज कंसिडरेशन और गुडविल और कैपिटल रिजर्व, रिमेनिंग शेयर इश्यूड टू पब्लिक। अभी इस क्वेश्चन में तो और भी स्टेप्स आएंगे, पर ये फॉर्मेट पहले से ही बना के रखना, और पहले ये सारे स्टेप्स का कैलकुलेशन सही हुआ तो जर्नल एंट्रीज 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगी। मतलब ये कैलकुलेशन ही ज्यादा हार्ड है, ध्यान दो। अब हम लोग पहुंचे ऊपर से लेकर सेकंड लाइन हो गया, द बैलेंस शीट ऑफ द ओल्ड फॉर्म एज ऑन 31/3/16 वाज एज अंडर। हम लोग पहले कभी भी ओल्ड बैलेंस शीट रीड नहीं करते,
पहले एडजस्टमेंट ही रीड करते हो, बाद में देखते हैं ओल्ड बैलेंस शीट में क्या क्या अनटिक आइटम रहेंगे। अब एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन के बहुत हार्ड है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो सारी कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। द टर्म्स ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस वर एज अंडर। फर्स्ट पॉइंट, गुडविल ऑफ द कंपनी was to be calculated at twice the average profit, twice the average profit। बस मैं इतना पढ़ के छोड़ देता हूं और मैं नेट एसेट्स में जाता हूं। नेट एसेट्स में मैं लिख देता हूं गुडविल twice the average profit। गुडविल is valued at twice the average profit। मैं यहां पे लिख देता हूं गुडविल इक्वल टू जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा उसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट। तो ये मैंने गुडविल में कैलकुलेशन में लिख दिया कि जितना भी हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट। आगे अब यहाँ पे लिखा है गुडविल ऑफ द कंपनी वाज टू बी कैलकुलेटेड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। लास्ट 3 इयर्स का जो एवरेज होगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स वाज 7500। अभी एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 7500, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एवरेज प्रॉफिट 7500 जो दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई बाय 2। ये इजी हो गया, ये बहुत इजी हो गया। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे गुडविल की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 7500 मल्टीप्लाई बाय 2, तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 15000। ये 15000 मैं यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में फर्स्ट कॉलम में लिख दूंगा, 15000 हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद दिया हुआ है बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 25% लेस देन मार्केट वैल्यू। ये भी आप लोगों को लग रहा होगा इजी, लेकिन टिपिकल है। बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 25% लेस देन मार्केट वैल्यू। कभी कभी बुक वैल्यू लिखा हुआ होता है लेस देन मार्केट वैल्यू, कभी कभी मार्केट वैल्यू लिखा हुआ होता है लेस देन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू इज 25% लेस देन मार्केट वैल्यू या मार्केट वैल्यू इज 25% लेस देन बुक वैल्यू, जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, बहुत धीरे धीरे मैं समझाना शुरू करता हूं और मेरी जो ट्रिक्स हैं हमेशा वो अप्लाई करना, हमेशा कैलकुलेशन सही आएगा। सबसे पहले ये देखने का कि लैंड एंड बिल्डिंग ओल्ड बैलेंस शीट में कितना है। ये है 1,50,000, मैं इसको टिक कर देता हूँ। ये लैंड एंड बिल्डिंग हमारा हो गया, मैं इसको टिक कर देता हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000 है ओल्ड बैलेंस शीट में। अब लायबिलिटी साइड पे देखने का इसका डिप्रिसिएशन फंड कितना है। अब लायबिलिटी साइड पे इसका डिप्रिसिएशन फंड है 30,000, इसको भी टिक कर देता हूँ मैं। तो 1,50,000 में से 30,000 पहले माइनस कर देंगे, तो लैंड एंड बिल्डिंग का बुक वैल्यू आ जाएगा 150 ये वाला माइनस 30 ये वाला, तो बुक वैल्यू आ जाएगा 1,20,000। अब मैं एसेट्स में जाऊंगा, बहुत देर लगेगी बेटा, बहुत देर समझने में। एसेट्स में जाके मैं लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग और इसकी बुक वैल्यू दी हुई थी कितनी, इसकी बुक वैल्यू थी 1,50,000 एसेट साइड पे था माइनस 30,000 लायबिलिटी साइड पे था, तो इसकी बुक वैल्यू होती है 1,20,000। ठीक है, अब जो मेरी ट्रिक है वो ट्रिक ऐसे है, जो मैं ट्रिक हमेशा अप्लाई करता हूं बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू में, वो ऐसा है। बुक वैल्यू ये ऐसे है, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू और अमाउंट के कॉलम में मार्केट वैल्यू। मतलब अमाउंट के कॉलम में हम लोगों को हमेशा मार्केट वैल्यू ही चाहिए। अमाउंट के कॉलम में हम लोगों को हमेशा मार्केट वैल्यू ही चाहिए। तो ये ट्रिक याद करो,
बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ऐसे लिखना हमेशा, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू। ये 3 शब्द याद कर लो, पहले बुक वैल्यू, फिर मार्केट वैल्यू, फिर आउटर कॉलम में मार्केट वैल्यू। ये लाइन याद कर लो, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 25% लेस। ये पूरा ब्रैकेट आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपके समझने के लिए। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था बुक वैल्यू इज 25% लेस देन मार्केट वैल्यू। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। ये देखो, सेकंड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 25% लेस देन मार्केट वैल्यू। ठीक है, लिखा हुआ है सेकंड एडजस्टमेंट में बुक वैल्यू, ये रहा, बुक वैल्यू इज 25% लेस देन मार्केट वैल्यू। अब पहले ही ट्रिक ये है कि आप हमेशा इस तरीके से लिखोगे, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू। दूसरी ट्रिक ये जो 11th स्टैंडर्ड में बताई थी कि सेंटेंस में जिसका भी नाम पीछे दिया हुआ हो उसको सपोज करो 100। सेंटेंस में, ट्रांजैक्शन में जिसका नाम पीछे दिया हुआ हो उसको सपोज करो 100। चाहिए तो ये कहीं पे नोट कर लेना, सेंटेंस में जिसका नाम पीछे दिया हुआ हो उसको सपोज करो 100। यहाँ पे पीछे नाम किसका है? मार्केट वैल्यू का, तो मार्केट वैल्यू को सपोज करेंगे 100। मार्केट वैल्यू को सपोज करेंगे 100। अब मार्केट वैल्यू 100, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है बुक वैल्यू इज 25% लेस। बुक वैल्यू इज 25% लेस, तो 100 में से 25 माइनस, तो बुक वैल्यू हो जाएगा 75। बुक वैल्यू इज 25% लेस, तो 100 माइनस 25, तो बुक वैल्यू हो जाएगा 75। अब एक्चुअल बुक वैल्यू कितना है? मैं फिर से बताऊं, पहले बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, पहले बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, फिर सेंटेंस में जिसका नाम पीछे हो उसको सपोज करो 100, तो मार्केट वैल्यू सपोज किया 100। बुक वैल्यू इज 25% लेस, तो बुक वैल्यू हो जाएगा 75। 100 माइनस 25, 75। अब एक्चुअल बुक वैल्यू कितना है? 1,20,000, वो लिख दो बुक वैल्यू के नीचे। एक्चुअल बुक वैल्यू जो 1,20,000 है वो लिख दो, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब एकदम बच्चों के जैसे हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके बता रहा हूं। ये 75 के सामने 100, तो 1,20,000 के सामने कितना? 75 के सामने 100, तो 1,20,000 के सामने कितना? यहाँ पे हमारी मार्केट वैल्यू आ जाएगी। तो ये मार्केट वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 75। मतलब ये 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 75, तो हमारी मार्केट वैल्यू आ जाएगी 1,60,000। डन, मार्केट वैल्यू आ गया 1,60,000। और जो लोग भी ऐसा सोच रहे थे कि हम 1,20,000 का ही 25% निकालेंगे, अगर आप ऐसे सोच रहे थे कि 1,25,000 को मल्टीप्लाई बाय 25/100 करेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा, तो आप लोग गलत हो। 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 25/100 करोगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ था बुक वैल्यू इज 25% लेस, तो बहुत सारे बच्चे इसको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस कर देते हैं और लगता है कि यहाँ पे इंग्लिश का क्लास चल रहा है और वो लोग सही हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस करने से सही नहीं आएगा। आप लोग क्या समझते हो कि बुक वैल्यू 25% लेस है मतलब मार्केट वैल्यू 25% मोर है? ऐसा नहीं होता है भाई। अगर आप 1,25,000 का 25% करोगे तो ये आएगा 31,250, और 1,25,000 में 31,250 ऐड कर दोगे तो आपका मार्केट वैल्यू आएगा 156,250। गलत है, 156,250 गलत है। सही मार्केट वैल्यू 1,60,000 है। तो अगर आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस करके सोच रहे हो कि सही आ जाएगा, नहीं आएगा। अगर आप डायरेक्टली बुक वैल्यू का 25% निकाल दोगे तो 31,250 आएगा, और 1,25,000 में 31,250 प्लस करोगे तो 156,250 आएगा। गलत है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस करना ही नहीं है। मैंने जो ट्रिक बताई इस तरीके से करोगे तो हमेशा सही आएगा। बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, सेंटेंस में जिसका नाम पीछे हो उसको सपोज करो 100, हमेशा सही आंसर आएगा। ये गलत भी मैंने बता दिया कि गलत कैसे होता है। ये मैं मिटा देता हूं, बाद में रिकॉर्डेड वीडियो में तो लिख लेना, अभी मैं डिलीट कर रहा हूं।
ठीक है, आगे नेक्स्ट सोचो, अभी तो सेकंड एडजस्टमेंट पे पहुंचे, आगे क्या हालत होगी। नेक्स्ट, अब हम लोग पहुंचे लैंड एंड बिल्डिंग के बाद यहाँ पे द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक आर 18,000 and 30,000 रेस्पेक्टिवली। इन्वेस्टमेंट 18,000, स्टॉक 30,000। तो ये तो सीधा मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट 18, 30,000। इन्वेस्टमेंट 18,000, स्टॉक 30,000। ये तो बहुत इजी हो गया, डायरेक्टली मार्केट वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू दिया हुआ है तो हमको तो हर चीज की मार्केट वैल्यू ही चाहिए। स्टॉक की भी मार्केट वैल्यू दी हुई है, बहुत अच्छा, हमको मार्केट वैल्यू ही चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ओल्ड बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट और स्टॉक होगा बुक वैल्यू, वो हमारे काम का नहीं है। तो ओल्ड बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है, मैं फिलहाल इसको टिक कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट है ओल्ड बैलेंस शीट में 15,000, ये इन्वेस्टमेंट 15,000, पर इसकी मार्केट वैल्यू दी हुई है 18,000, तो मैंने मार्केट वैल्यू लिख दिया। और स्टॉक है ओल्ड बैलेंस शीट में 34,000, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू थी 30,000, तो हमने तो मार्केट वैल्यू लिख दी। तो मैं टिक करते जा रहा हूँ कि भाई ये सारी चीजें हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। मार्केट वैल्यू दिया हुआ हो तो मार्केट वैल्यू चाहिए, मार्केट वैल्यू नहीं दिया हो तब ये ओल्ड वैल्यूज काम आती है। ओल्ड वैल्यूज मतलब बुक वैल्यू। आगे और क्या दिया हुआ है, फिर हम लोग पहुंचे सेकंड एडजस्टमेंट में। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक आर टू बी टेकन अप एट देयर मार्केट वैल्यू। वो तो हमने ऐसे ही किया, लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट स्टॉक सबको मार्केट वैल्यू पे ही लिखा। Debtors require a provision of 10% as bad debt reserve. Debtors require a provision of 10% as bad debt reserve. ये भी बता देता हूँ। Debtors 10% bad debt reserve। अब सबसे पहली बात, अगर एडजस्टमेंट नहीं दी हो तो क्या, अगर डेटर्स की एडजस्टमेंट नहीं दी हो तो ये जो 14,000 है, ये 14,000 ही हमारे काम का है। अगर डेटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं हो तो ये 14,000 ही हमारे काम का है। और अगर डेटर्स में एडजस्टमेंट हो, मैं फिर से बोलता हूं, अगर डेटर्स में एडजस्टमेंट नहीं हो तो आउटर कॉलम में जो 14,000 है वो हम लोग लिखेंगे। एडजस्टमेंट नहीं हो तो 14,000, और अगर एडजस्टमेंट दी हुई है तो मैं क्या करूंगा, ये 1,000 को कट कर दूंगा, 14,000 को कट कर दूंगा, और मैं ये डेटर्स लिखूंगा 15,000, और इसका 10% निकालूंगा। 15,000 का 10% 1,500, और मैं एसेट्स में लिखूंगा डेटर्स जो इनर कॉलम में था, डेटर्स इनर कॉलम में था जो 15,000 माइनस 10% BDR। तो डेटर्स हो गया 15,000, इसका 10% होगा 1,500, तो ये हो जाएगा 15,000 माइनस 1,500, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा हमारा 13,500, 13,500। अब मैं दो चार बातें और बता दूं। यहाँ पे डेटर्स में क्या होता है, कभी कभी टेक्स्ट बुक वाले मेरे जैसे लिखते हैं डेटर्स 13,500, कभी कभी जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिखते हैं, और कभी कभी ये टेक्स्ट बुक वाले क्या करते हैं 15,000 लिखते हैं एसेट में, और जो 1,500 था BDR वो लिखते हैं लायबिलिटी में, यहाँ पे लिख देते हैं BDR। तो आप भी दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, या तो डायरेक्टली 13,500 लिखो, डायरेक्टली एसेट्स में लिखो 13,500, पहला ऑप्शन, फिर ये लायबिलिटी में कुछ भी नहीं आएगा। या तो डायरेक्टली एसेट में लिखो 13,500, लायबिलिटी में कुछ भी नहीं, या तो 15,000 लिखो एसेट में और 1,500 लिखो लायबिलिटी में। ठीक है, इससे और क्या फर्क पड़ता है, जब भी आप अपना आंसर देखोगे ना, तो आंसर में नेट एसेट्स दिया होगा, नेट एसेट्स में एसेट्स का टोटल अलग दिया होता है, फिर लायबिलिटीज का टोटल अलग दिया होता है, फिर दोनों को माइनस किया हुआ होता है।
तो 1500 रुपए का ये वाला फर्क BDR वाला एसेट्स में हमारा फर्क आ जाता है एसेट्स में। लेकिन एसेट्स और लायबिलिटीज चाहे हमारा टेक्स्ट बुक से मैच ना हो, एसेट्स और लायबिलिटीज, नेट एसेट्स हमारा राइट ही आएगा, नेट एसेट्स हमारा हमेशा राइट आएगा। तो दो ऑप्शन, या तो एसेट्स में लिखो 13,500, लायबिलिटी में कुछ भी नहीं, या तो एसेट में लिखो 15,000, लायबिलिटी में 1,500। अब मेरे को जो मेथड अच्छा लगता है वो है कि लायबिलिटी में कुछ भी नहीं लिखो और एसेट्स में लिखो 13,500। मतलब मेरे को ये मेथड सही लगता है कि BDR माइनस करके ही लिखो। डन। आगे इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा, ये लिखा है अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर टू बी टेकन एट बुक वैल्यू। वो हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, चाहे बोला हो कि नहीं बोला हो, अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज हम बुक वैल्यू पे ही लेते हैं। आगे थर्ड एडजस्टमेंट, अ क्लेम ऑफ ₹500 is accepted by the firm against workmen compensation fund which will be paid by company in future. by company मतलब न्यू कंपनी शैलजा लिमिटेड। 500 रुपए का क्लेम पे करना पड़ेगा, तो ये लायबिलिटीज में आ जाएगा। नेट एसेट्स में, लायबिलिटीज में, नेट एसेट्स में लेस लायबिलिटीज में ये 500 का क्लेम हमको पे करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग क्लेम, ब्रैकेट में लिख देता हूँ पेएबल, या आप ऐसे लिख सकते हो अगेंस्ट WACF 500। तो 500 का क्लेम हमको पे करना पड़ेगा, ये लायबिलिटी है, लायबिलिटीज में लिखना पड़ेगा। अब आपको मैं ओल्ड बैलेंस शीट दिखाता हूं। ये ओल्ड बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड है, इसका हम लोग कुछ नहीं करते। जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड है, एक मिनट, जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड है, इस वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड का हम लोग कुछ भी नहीं करते। बस जो क्लेम लिखा हुआ था लायबिलिटी में कि क्लेम पे करो 500, वो क्लेम सिर्फ हम लोग लिखेंगे लायबिलिटीज में। बाकी ये कंपेंसेशन फंड का 6,000 का हम लोगों को कुछ नहीं करना। ठीक है, आगे और आगे एडजस्टमेंट्स, ये थर्ड पॉइंट हो गई। अब फोर्थ पॉइंट से लेकर सब परचेज कंसिडरेशन की टिपिकल एडजस्टमेंट्स है। परचेज कंसिडरेशन विल बी डिस्चार्ज्ड एज फॉलोस। इसमें लिखा हुआ है शैलेजा कंपनीज 15% डिबेंचर्स, ये जो ए पॉइंट है परचेज कंसिडरेशन के नीचे ए पॉइंट, ये पॉइंट पहली बार आप लोगों की एज में पहली बार पढ़ना बहुत टफ है, इसको समझना। ये एक चैप्टर आता है कॉर्पोरेट अकाउंट में, लगभग TY में, अमालगमेशन अकाउंट्स, अब्जॉर्प्शन अकाउंट्स, उनमें ये पॉइंट आती है, अमालगमेशन और अब्जॉर्प्शन में। मेरे पास तो इसकी ट्रिक्स भी हैं, बट फिर भी मैं शुरू करता हूं बहुत धीरे धीरे। पहले सीधे तरीके से समझाऊंगा, फिर ट्रिक से समझाऊंगा, तो ऑब्वियसली बहुत देर लगेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है शैलेजा कंपनीज 15% डिबेंचर्स, ऊपर क्या लिखा हुआ है परचेज कंसिडरेशन, तो मैं यहाँ पे इसको परचेज कंसिडरेशन को अंडरलाइन कर देता हूँ, ये रहा। तो शैलेजा कंपनीज 15% डिबेंचर्स टू बी इश्यूड टू द पब्लिक डिपॉजिट होल्डर्स। अब न्यू कंपनी क्या दे रही है, 15% डिबेंचर्स। अब मैं इसको पीसी में जाके पहले लिख देता हूं, ये पीसी है हमारा। अब न्यू कंपनी ने क्या दिया वो मैं लिख देता हूं। न्यू कंपनी दे रही है 15% डिबेंचर्स, 15% डिबेंचर्स ऑफ न्यू कंपनी। 15% डिबेंचर्स दे रही है न्यू कंपनी, दे रही है मतलब शैलेजा लिमिटेड। किसके अगेंस्ट में, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, अगेंस्ट पब्लिक डिपॉजिट होल्डर्स या पब्लिक डिपॉजिट। तो पुरानी पार्टनरशिप फर्म का कोई पब्लिक डिपॉजिट करके लायबिलिटी था, उसके सामने न्यू कंपनी 15% न्यू डिबेंचर्स दे रही है। आगे
Shailaja Company's 15% debentures to be issued to the public deposit holders of the firm मतलब old firm, in such a manner, अब सुनना ध्यान से, in such a manner that public deposit holders of the firm do not sustain any interest loss in future. अब ये लाइन को समझो, do not sustain any interest loss in future. अब इसका मैं एक दूसरा भी फ्रेज बताता हूं. अगर ऐसा लिखा हुआ do not sustain any interest loss in future, ऐसा लिखा हुआ या ऐसा लिखा हुआ the old public deposit holders should get the same amount of interest. ये दोनों एक ही बात है. पुराने पब्लिक डिपॉजिट होल्डर्स को कोई इंटरेस्ट का नुकसान, ब्याज का नुकसान नहीं होना चाहिए, या पुराने पब्लिक डिपॉजिट होल्डर्स को सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए. ये दोनों एक ही बात है. दे शुड नॉट सस्टेन एनी इंटरेस्ट लॉस इन फ्यूचर, या दे शुड गेट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों एक ही बात है. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि पुराने पब्लिक डिपॉजिट होल्डर्स को कितना इंटरेस्ट मिलता था. पुराने पब्लिक डिपॉजिट होल्डर्स हैं ये 30,000, उनको इंटरेस्ट मिलता था 12%. ये ओल्ड बैलेंस शीट है. तो 30,000 पे 12%. अब ऑब्वियसली 30,000 पे 12% होता है 3600. 30,000 पे 12% होता है 3600. ये हमारा पीसी है. मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ. ओल्ड इंटरेस्ट इक्वल टू 30,000 रुपीज पब्लिक डिपॉजिट थे, उस पे 12%. 30,000 पे 12% होता है 3600. मतलब पुराने पब्लिक डिपॉजिट होल्डर्स को पहले 3600 इंटरेस्ट मिलता था, और पब्लिक डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12%. पब्लिक डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12%. तो पहले इन लोगों को 3600 इंटरेस्ट मिलता था, अभी भी 3600 ही इंटरेस्ट मिलना चाहिए. याद है, क्लियर है? पुराने पब्लिक डिपॉजिट होल्डर्स को हम लोग नए डिबेंचर्स देंगे, 15% न्यू डिबेंचर्स. ओके. पुराने 30,000 की पब्लिक डिपॉजिट थी, हमारी लायबिलिटी थी, उस पर इंटरेस्ट था 12%. ये होता है 3600. तो जितना पहले इनको इंटरेस्ट मिलता था 3600, अभी भी उतना ही इंटरेस्ट मिलना चाहिए 3600. लेकिन अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया. अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12%. तो 30,000 पे 12% इंटरेस्ट मिलता था पब्लिक डिपॉजिट होल्डर्स को 3600. अभी भी 3600 ही मिलना चाहिए, लेकिन अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%. तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरेस्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंसिपल अमाउंट. अगर इंटरेस्ट 15% होगा तो प्रिंसिपल 100 रुपए होगा. अगर इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे 15% होगा तो उसका प्रिंसिपल 100 रुपए होगा. अब इंटरेस्ट ये वाला होना चाहिए 3600. तो अगर इंटरेस्ट 3600 तो उसका प्रिंसिपल कितना? ठीक है. मतलब अभी ये जो 3600 इंटरेस्ट है ये 15% है. अब जो 3600 इंटरेस्ट अभी हमको देना है ये 15% के हिसाब से देना है. तो इसका प्रिंसिपल कितना होगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिबेंचर्स की अमाउंट आ जाएगी. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 3600 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 15. तो डिबेंचर्स की अमाउंट आ जाएगी 3600 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 15. ये डिबेंचर्स की अमाउंट आ गई 24,000. अभी बहुत कुछ समझाना बाकी है, बहुत कुछ. जितना डिटेल में जाएंगे उतना जिंदगी भर याद रहेगा. ये 24,000 डिबेंचर्स की अमाउंट आ गई. अभी मैं आपको वेरीफाई करके बताता हूं कि हम लोग सही है कि गलत है. डिबेंचर्स पे हम लोग 24,000 रुपीज पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 15%.
मतलब 24,000 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 100 इक्वल टू 24,000 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 100 तो होता है 3600। अब पुराना जो पब्लिक डिपॉजिट होल्डर्स था उनकी फेस वैल्यू थी 30,000, उससे हम इंटरेस्ट पे कर रहे थे 1200, तो 30,000 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 100 तो ये हुआ हमारा 30,000 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 100 3600 सेम आया 3600। तो क्वेश्चन में यही लॉजिक बोला था कि जितना पब्लिक डिपॉजिट होल्डर्स को पहले इंटरेस्ट मिलता था अभी भी उतना ही मिलना चाहिए, लेकिन पब्लिक डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12% और डिबेंचर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, लेकिन दोनों का इंटरेस्ट सेम होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले पब्लिक डिपॉजिट होल्डर्स जो थे ओल्ड उनका इंटरेस्ट निकाला 3600 था, फिर यही 3600 को मैंने ये सोचा कि यही 3600 डिबेंचर्स का इंटरेस्ट भी होना चाहिए, लेकिन डिबेंचर्स का परसेंटेज है 15%, तो ये 3600 अगर 15% है तो 100% कितना, ताकि दोनों साइड से इंटरेस्ट सेम आए। अब इतनी ज्यादा जो हमने गधा मजूरी की उसका एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं। ट्रिक ये होती है कि ओल्ड बैलेंस शीट में ये अगर आपको टीवाई तक एमकॉम तक एमबीए तक याद रहे तो बहुत अच्छा बेटा। ट्रिक ये होती है कि ये जो ओल्ड पब्लिक डिपॉजिट की अमाउंट है 30,000, इस 30,000 को मल्टीप्लाई बाय ऑन करना है। 30,000 मल्टीप्लाई बाय ऑन, ON, सुनना ध्यान से। अगर आप सीधा 30,000 को मल्टीप्लाई बाय ऑन कर देते, ये 30,000 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेट अपॉन न्यू रेट। अगर आप सीधा ही 30,000 को मल्टीप्लाई बाय ऑन कर देते, मतलब मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो सीधा ही आपका आंसर आ जाता। हाँ ये ट्रिक है, इसमें किसी स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हुआ, लेकिन जिनको आंसर से मतलब है उनका आंसर सीधा ही आ जाएगा। पुराना ओल्ड बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है 30,000 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेट कितना था 12 डिवाइडेड बाय न्यू रेट कितना है, मतलब न्यू रेट डिबेंचर्स का रेट 15%, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेट 12 था जो ओल्ड बैलेंस शीट में था, डिवाइडेड बाय न्यू रेट ये रहा डिबेंचर्स का 15%। तो अगर आप सीधा ही 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 15 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैं करके दिखा दूं, इक्वल टू 30,000 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेट 12 डिवाइडेड बाय न्यू रेट 15। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12 बाय 15, 24,000 आ गया। सीधी बात है बेटा, पहले इतनी ट्रिक सीधा सीधा थोड़ी बताते हैं, पहले मीनिंग, पहले पूरा ये घुमा फिरा के मीनिंग अच्छी तरह से दिमाग में बैठा के फिर लास्ट में ट्रिक बताते हैं। ऑन, खाली ये ऑन याद रखना, ON, 30,000 मल्टीप्लाई बाय ऑन ओल्ड रेट अपॉन न्यू रेट, तो सीधे आपका आंसर आ जाएगा 24,000। ये पीसी में आ गया 24,000। अभी आप गुस्सा करो, गाली दो, चलेगा, सब चलेगा, मेरे को जो समझाना था मेरा काम हो गया। आगे अब सेकंड पॉइंट, देखें और क्या दिया हुआ है पीसी में सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है शैलेजा कंपनीज 13,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 एट अ प्राइस ऑफ ₹16, ऑफ ₹10 मतलब फेस वैल्यू, एट अ प्राइस ऑफ ₹16, 10 रुपए का शेयर 16 रुपए में देंगे तो 6 रुपए प्रीमियम होगा, 6 रुपीज प्रीमियम, 13,500 शेयर्स। ओके, ये पीसी में आएगा। यहां पे मैं लिखूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल 13,500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए का एक, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा सिक्योरिटी प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसमें आएगा 13,500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 6 रुपए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था ऑफ ₹10 एट अ प्राइस ऑफ ₹16, तो 6 रुपए प्रीमियम हुआ, तो कैपिटल में आएगा इक्वल टू 13,500 मल्टीप्लाई बाय 10, और प्रीमियम में आएगा इक्वल टू 13,500
मल्टीप्लाई बाय 6, ये कैपिटल ऑफ प्रीमियम आ गया। 13,500 मल्टीप्लाई बाय 10 और 13,500 मल्टीप्लाई बाय 6 कैपिटल ऑफ प्रीमियम हो गया। डन। अब ये कैपिटल ऑफ प्रीमियम हो जाने के बाद और आगे देखो, यहां पे लिखा है बैलेंस अमाउंट इन कैश। वो मेरे को पहले से ही पता था बैलेंस अमाउंट इन कैश ही आएगा। क्यों, मैं बताता हूं। ये देखो गुडविल की न्यू वैल्यू दी हुई है। जब गुडविल की न्यू वैल्यू दी हुई होती है तो पीसी में कोई ना कोई एक अमाउंट मिसिंग होती है। गुडविल की न्यू वैल्यू दी हुई है ना, तो पीसी में एक अमाउंट मिसिंग होगी, जिसको हमने थियरी वाले पेजेस में बोला था नेट एसेट मेथड। बैलेंस अमाउंट इन कैश वो कितना मालूम नहीं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4th पॉइंट, कैश एंड बैंक क्वेश्चन मार्क। कैश एंड बैंक लिख के क्वेश्चन मार्क। ये कितना होगा मालूम नहीं। जितना नेट एसेट का टोटल आएगा उतना यहाँ पे पीसी के टोटल में लिखेंगे, फिर ऊपर वाली सारी अमाउंट्स माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी आगे बहुत है इस क्वेश्चन में।